दोस्तों वेलकम बैक टू द एंडेवर प्रेप चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, रिवीजन सीरीज को चलाएंगे। रिवीजन सीरीज में आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपने इन सारी चीजों को पढ़ रखा होगा। एक बार आपने रीडिंग डाल रखी होगी, एटलीस्ट आपने लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी के बेसिक फेसेट्स जो फंडामेंटल राइट्स के होते हैं उसको पढ़ रखा होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कैटेगरी के बारे में बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर क्या है, जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में है, ये भूलना मत, है ना। क्योंकि क्वेश्चन हमने देख रखा है और आने वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड जो है वो करवाऊंगा। तो उसमें आप देखोगे कि डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्टली पार्ट 4 का इस्तेमाल कर दिया गया है क्वेश्चन में। तो अगर आपको बेसिक पार्ट नहीं आते हैं और जो इस बार का जो यूपीएससी का पेपर हुआ है वहां पर भी पार्ट एक्सप्लिसिटली पूछा है, और वो पार्ट शायद 16 या 7 ऐसा कुछ पूछा है, 16 17 ऐसा कुछ पूछ दिया है उसमें। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें आप देखोगे कि पार्ट को आपको पता होना बहुत जरूरी है। 12 से 35 आर्टिकल आपको रटे होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, 1 से 50 तक आप बेझिझक रटो। अगर आपका पॉलिटी वीक पॉइंट है तो वो स्ट्रांग में बदल जाएगा। ये लिया कहाँ से गया है? लिया गया है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्या करता है, मैग्ना कार्टा को ये शो करता है, इट इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करता है। ठीक है ना। इट डज नॉट डील विथ सोशल डेमोक्रेसी प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इन दोनों सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से अपना डीपीएसपी डील करता है, जो आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और इस डीपीएसपी से बहुत सारे सवाल हैं, आने वाले वीडियो में आपको वो सारी चीजें दिखेगी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात यहाँ पर ये हो गई। उसके बाद क्या है कि ये ऑथोरिटेरियन और डेस्पोटिक रूल को कंट्री में ये नहीं होने देता। ठीक है ना, मना करता है कि भाई नहीं, अथॉरिटेरियन और डेस्पोटिक रूल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या हो जाता है कि ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के आर्बिट्री लॉ पर ये लिमिटेशन शो करता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। और दूसरा ये है कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ लॉज यानी रूल ऑफ लॉ को बनाने की कोशिश करता है, ना कि आर्बिट्रली किसी डेस्पोटिक रूलर जैसे किम जोंग उन है उस तरह की चीजों को होने से ये रोकता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आप इन सब को याद रखो। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा आर्टिकल दिखेगा, राइट टू प्रॉपर्टी। इस आर्टिकल को मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, आने वाले टेबल में, टेबल 8.1 में इसको एक्सप्लिसिटली हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, उसके बाद है फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर देखो कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होते हैं जो कि सिटीजन को होते हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होते हैं जो कि सिटीजन प्लस एलियन दोनों को होते हैं। एलियन बोले तो जादू नहीं, एलियन बोले तो इंडिया के बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर जो है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है। उसके बाद देखें 8.2 में इसके बारे में भी मेंशन है, इसलिए उसको भी टेबल 8.2 में देखेंगे। अब मैंने नीचे कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस टेबल को छोड़ दूंगा। एक बार फीचर देख लेते हैं, उसके बाद फिर से दोनों टेबल को एक साथ देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। इनके में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है। अभी आपने मणिपुर की एक वीडियो शायद देखी होगी, वायरल जा रही है। उस वीडियो में इस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात वो आईपीएस कर रहे हैं। तो यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे कि किस बेसिस पर आपके फंडामेंटल राइट को छीना आपसे जा सकता है, क्या क्या ऐसे ऐसा कौन कौन सा रीजन होता है, उस रीजन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा क्या है, ये टायरनी ऑफ आर्बिट्री एक्शन और ये टायरनी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट होता है, लेकिन कुछ केस में प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इसको दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। कहीं तो नेगेटिव होगा, सम ऑफ देम आर नेगेटिव। देखो नेगेटिव, ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ये अथॉरिटी ऑफ स्टेट पर लिमिटेशन डाल रहा है। लिमिटेशन मतलब जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है रूल ऑफ लॉ पर। ठीक है ना, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, वो भी आने वाले वीडियो पब्लिश हो जाएगी तो आप देख लीजिएगा उसको भी। यहाँ पर क्या है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में बोला गया है कि ये जो लिमिटेशन है ना, ये जो पूरा का पूरा जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन जब आप किसी के ऊपर लगा देते हो, अगर आप किसी को कहते हो, आप सरकार को कहते हो कि सरकार भाई तू ये काम नहीं कर, तो नहीं क्या हुआ, नहीं एक नेगेटिव चीज हुई। आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो किसी को कुछ करने से, ना करने की बात कर रहे हो, रोक रहे हो, तो वो रोकना इज नेगेटिव। कुछ करने देना वो पॉजिटिव। ठीक है, अनटचेबिलिटी होने से रोकना, है ना, ये क्या है, नेगेटिव चीज है। फंडामेंटल राइट 17। उसी तरीके से एसोसिएशन बनाने का राइट देना, समझ रहे हो, ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये हमें देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। ये जस्टिसेबल होता है। मतलब अगर जस्टिसेबल कहने का मतलब, अभी आप आने वाले चैप्टर में देखोगे डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी में एक चीज लिखी हुई है
क्या लिखा हुआ है कि भाई सब कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन अंबानी जी के पास वेल्थ है, तो क्या आप केस कर सकते हो उनके ऊपर? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी जो है वो ऐसा नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि जो डीपीएसपी है ना, जो डीपीएसपी है वो जस्टिसिएबल नहीं है। डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, डायरेक्ट जा सकते हो, है ना, आप डायरेक्ट जा सकते हो। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। और एक चीज और है इसमें, अगर लेजिस्लेचर बोल दे, पार्लियामेंट बोल दे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हालांकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 32/226, ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट बोल दे कि इन दोनों के अलावा लोअर कोर्ट भी ऐसा कर सकती है, कोई ऐसा मतलब अगर कह दे, कोई लॉ पास हो जाए, तो वो फंडामेंटल राइट वहां पर वो लोग भी इसको मतलब जस्टिसेबल बना सकते हैं। उसके बाद ये परमानेंट या सेंक्रोसेंट नहीं होता, है ना, इसको कर्टेल किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। जैसे प्रॉपर्टी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा दिखेगा, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको खत्म कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इसको नहीं हटाया जा सकता है, लेजिस्लेचर चाहे तो हटा सकती है। पर केशवानंद भारती केस हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में, तो आपको ये दिखेगा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो संविधान निर्माता जैसा अपने देश को बनाना चाह रहे थे, उनके मन में जो भारत की छवि थी, अगर वो छवि धूमिल होने लगती है तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर धूमिल होने लगता है। इमरजेंसी के बारे में पता है? एक साउथ की एक एक्टर थी, सम रेड्डी करके उनका नाम था, साउथ बैंगलोर की थी वो, कन्नड़ा एक्टर में, और वो इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको शहीद का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, अब तक में बॉलीवुड देख लो, टॉलीवुड देख लो, कोई सा भी वुड देख लो, कोई भी लकड़ी मतलब वुड देख लो, मतलब कहने का मतलब कि वो फिल्म इंडस्ट्री वाला कोई भी वुड देख लो, तो उसमें क्या होगा कि आपको शहीद का दर्जा किसी एक्टर और एक्ट्रेस को नहीं मिला, उनको मिला हुआ था। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे फर्नांडिस करके, कुछ जॉर्ज फर्नांडिस करके उनका ऐसा था, तो उनके साथ उनकी दोस्ती थी, और वो इंदिरा गांधी के बहुत बड़े दुश्मन थे, वो पॉलिटिशियन। तो इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई, इनको ढूंढने के लिए पुलिस उलिस आई, ये नहीं मिले। लेकिन गलती क्या हो गई, ये जो एक्ट्रेस थी इनकी कोई गलती नहीं थी, ये बस उनसे मिल ली क्योंकि इन दोनों के बीच में दोस्ती थी। इंदिरा गांधी ने इनको उठवा लिया, और ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई है ना, ऐसी ऐसी। आप स्मृति ईरानी का भाषण सुनोगे, स्मृति ईरानी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। सम रेड्डी करके नाम था, मैं भूल गया, अचानक याद आ गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और उनको यातनाएं ऐसी ऐसी दी गई हैं कि मतलब पाकिस्तान के जेल में जो टॉर्चर होता है मेल पर, मेल पर, फीमेल छोड़ दो, मेल पर, उससे भी खतरनाक टॉर्चर उनको मिला था। और गिवन कि वो अस्थमा की पेशेंट थी, ना कोई जैसे आर्मी पर्सनल का क्या है, ट्रेनिंग है, ये है, इनका कुछ नहीं था, इनका कुछ भी नहीं था। एक्ट्रेस थी, बहुत पैसा था, प्रोड्यूसर थी, सब कुछ था, और उनको आपने वैसा रख दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी वहां पर बंद थे, और वो इनकी चीखें सुनते थे रात में। इतनी गंदी हालत थी। अब इनको कुछ पता नहीं है, ये बताएंगी कैसे? कुछ पता ही नहीं कहाँ है वो, क्या है वो। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, और फिर वो पैरोल पे बाहर आई, ये हुआ वो हुआ, लास्ट में उनकी मतलब सदमे से ही उनकी मौत हो गई। उनकी बेटी अभी सोशल रिफॉर्मर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सेंक्रोसेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। इमरजेंसी की बात इसलिए आई क्योंकि फंडामेंटल राइट को इमरजेंसी में ये कर दिया जाता है। उसके बाद 9 अमेंडमेंट, अब ये मत बोलना कि फिर एक्सेप्शंस भी है, वो एक्सेप्शंस बाद में आए थे, इंदिरा गांधी के टाइम वो एक्सेप्शंस नहीं थे। तो अभी जब वो आएंगे तब हम लोग, देखो वो पॉइंट ही आ गया, नेशनल इमरजेंसी वाला पॉइंट ही आ गया। इंदिरा गांधी के टाइम पर वो नहीं था। और यहां पर कहा गया है कि ये अमेंडमेंट से आया है, तो ये कहा गया है कि आर्टिकल 20-21 जो है वो, उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा नेशनल इमरजेंसी के टाइम, बाकी कुछ भी कर लो। अगर ये 20-21 होता, अगर ये 20 और 21 उन एक्ट्रेस के पास होता तो वो जेल से बाहर होती, ये था ही नहीं। ठीक है ना। अब ये जो 19 का जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ये कब होगा? जब जो इमरजेंसी है वो एक्सटर्नल एग्रेशन पर डिक्लेयर की जाएगी। इमरजेंसी भी हम लोग पढ़ेंगे, आपातकाल से बेसिक आप अभी समझो। यहाँ पर दो चीजें आपको समझनी है कि भाई 20-21 नहीं जाएगी, सब चला जाएगा, 20-21 नहीं जाएगी। और 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के हिसाब से इस चीज को लिया जाए तो। और अगर आर्म्ड रेबेलियन होता है तब ये नहीं होगा। ठीक है, तब ये सब अमेंडमेंट से आया है। नहीं तो इंदिरा गांधी ने तो मतलब समझ लो कि ऐसी तैसी कर दी थी लिटरली। वो जो फेज था ना भारत का, बहुत स्टेरिलाइजेशन हो रहा है यार, फोर्स्ड। इससे बुरा डेमोक्रेसी का की हालत क्या हो सकती है ना। कांग्रेस बीजेपी की बात यहाँ नहीं हो रही है। जब आप लिटरली इमरजेंसी को पढ़ोगे ना या सुनोगे उसके बारे में, तो आपको भी लगेगा कि कहाँ है, मतलब क्या हो रहा था उस समय। तो यहाँ पर 31A B C की बात यहाँ पर हो रही है। ए मतलब क्या होता है? अब इन आर्टिकल्स के फीचर देख लो, डिटेल में इसको देखेंगे। ए का क्या मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट की बात यहाँ पर होती है।
ठीक है, एस्टेट कितने तरह के, वही एग्रीकल्चर, लैंड एंड ये सब वो सब वो हम देखेंगे। बी का क्या होता है, नाइन्थ शेड्यूल में एक्चुअली क्या होता था कि पहले के टाइम पे ये हुआ था कि नाइन्थ शेड्यूल में कोई भी लॉ चला जाएगा, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। हालांकि इसको बंद किया गया है अभी। देखो अभी भी मैं जो बता रहा हूँ ना, वो बता रहा हूँ मैं पहले अमेंडमेंट के पहले की चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या होता था, ऐसा बोल दिया जाता था कि 31 बी में जो भी कानून चला गया उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं है। सरकार को क्या करना है, लॉ पारित करके 31 बी में डाल देना, बात खत्म हो जाएगी। ऐसा अब ऐसा नहीं होता, अब जुडिशियल रिव्यू है वहां पे। उसके बाद 31 सी में क्या है, तो भाई डीपीएसपी से ये रिलेटेड है, क्या है 39 BC आर्टिकल 19 21, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ए से एक्यूजिशन, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो डी से डीपीएसपी, बी का क्या है तो 9 शेड्यूल। इस बात को समझना, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसका जो एप्लीकेशन है आर्मी पे, पुलिस पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे, ठीक है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या एब्रोगेट किया जा सकता है, सोच लो। आर्मी में अगर हो तो आपके फंडामेंटल राइट को एब्रिगेट किया जा सकता है, एब्रोगेट किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, 33 आर्टिकल। ठीक है, ध्यान रखना। 34 किससे रिलेट करता है, तो मार्शियल लॉ से रिलेट करता है, मिलिट्री रूल से रिलेट करता है। और यहां पर लिखा हुआ है कि कुछ इसमें से डायरेक्टली एनफोर्सेबल होते हैं, और कुछ जो है वो लॉ के बेसिस पर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, ये 35 में लिखा हुआ है ना। और ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं बनाया जाता है। कुछ आपके पास ऑलरेडी होते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं। कुछ क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, लॉ बना करके एनफोर्स करवाना पड़ता है, वो सारी बातें यहाँ पर आ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, इस टेबल को हम लोग देख लेते हैं। इस टेबल के बाद एक और टेबल होगा, नहीं है, चलो ठीक है, इसको भी देख लेंगे क्या है वो। 8.3 समवेयर यहाँ पर, 8.2 8.1, हाँ, तो 8.1 ही ढूंढ रहा था, मेरे को लग रहा था अब देखो यहाँ पर आर्टिकल 14 18 है यहाँ पर। ठीक है, 14 से 18, इसको इक्वालिटी बोलते हैं, इसको एकदम दिमाग में घुसा लो। ठीक है, और एक नेमोनिक्स है, मेरा ही बनाया हुआ है, आपको नहीं पसंद आए तो अपना बना लेना, लेकिन एटलीस्ट जिसके पास नहीं है याद कर लेना, मैटर करता है याद करना। ठीक है, तो ईडी आउट से, ईडी समझते हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी आउट, ये पूरा आर्टिकल याद हो गया। कैसे, इसको छोड़ दो, रिलीजन रेस कास्ट सेक्स, ये प्लेस ऑफ बर्थ, ये अभी याद मत करना, अभी बस यही याद करो। ई से इक्वालिटी, ई, ठीक है, डी से डिस्क्रिमिनेशन, डी, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी, टी से टाइटल। बस पहले ये याद करो, अंदर की चीजें अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है, 19 22। ठीक है, राइट टू फ्रीडम क्या है, 19 22। अब यहां पर क्या है, 6 राइट होते हैं। अब देखो, अब ये एक चीज सोचो, ये जो 6 राइट हो रहे हैं यहाँ पे, वो 6 राइट किसके बारे में है, वो 6 राइट किस चीज से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है स्पीच एक्सप्रेशन। इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में ही, झंडा लगाओगे तो क्या, आने वाले वीडियो में देखोगे। उसके बाद क्या है, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। पहले इसी में प्रॉपर्टी हुआ करती थी 7वीं, उसको हटा दिया गया है। तो अब एक बात बताओ कि जब स्पीच और एक्सप्रेशन की बात आपसे हो रही है आर्टिकल 19 ए में, ठीक है, अगर यहां पर 19 ए का पहला, अगर आपसे स्पीच और एक्सप्रेशन की बात हो रही है, स्पीच समझते हो, स्पीच कौन देता है, नेता देता है। ठीक है, अगर वो स्पीच दे रहा है या आप ही कहीं पर स्पीच दे रहे हो, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना। अगर आप स्पीच कहीं दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो यहां पर क्या है, स्पीच और एक्सप्रेशन, स्पीच और एक्सप्रेशन, यहां पर ये सारी चीजें आ रही है। तो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जब स्पीच एंड एक्सप्रेशन कोई नेता देता है, तो लोग असेंबल होते हैं ना वहां पे, असेंबल समझ रहे हो, असेंबली होती थी स्कूल में हमारी, होती थी ना, तो वाई दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग दैट थिंग वाज कॉल्ड असेंबली, बिकॉज पीपल यूज टू गैदर देयर, पीपल यूज टू असेंबल देयर। तो यहां पर जब नेता कोई भाषण देता है तो लोग असेंबल होते हैं। लीडर जब स्पीच देता है, व्हेन सम, हीडर नहीं है, लीडर है, जोश जोश में हो गया वो। तो लीडर जो है अगर वो स्पीच दे रहा है ना, तो लोग क्या करेंगे, वो स्पीच देगा, एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, असेंबली की बात करेगा। अगर वो असेंबली बन रही है वहां पर, एक तरीके एसोसिएशन भी बनेगा। एसोसिएशन में क्या होता है, असेंबली का क्या मतलब है, भीड़ इकट्ठा है। एसोसिएशन का क्या मतलब है, वो भीड़ आपस में रिलेटेड है किसी एक कॉज को लेकर के। ठीक है, आपने सुना होगा किसी एसोसिएशन का नाम, अब मेरे को तो एसोसिएशन का नाम यहाँ पे याद आ रहा है, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन।
अब वो क्या है, वो एक टाइप के लोगों को, एक टाइप के मानसिकता वाले लोगों को जिसका एम एक है, उसको एसोसिएट, उसका उसका एसोसिएशन उसको बना दिया गया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर वो असेंबली में जुड़ेंगे वो लोग तो एसोसिएट भी होंगे। उसके बाद मूवमेंट, नेता का काम क्या होता है, जयप्रकाश नारायण का काम क्या था, या यहाँ पर भी लोग जब एसोसिएट होते हैं तो किसी एक गोल को लेकर के, तो मूवमेंट की बात यहाँ पर हो गई। ठीक है, और रेसिडेंस प्रेफरेंस याद कर लो, प्रोफेशन याद कर लो, कि जब भाई मूवमेंट होगी, लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो हो सकता है उनको रहने की जगह भी वहां पर दे दे, तो रेसिडेंस हो गया। और जब रहेंगे तो काम भी कुछ, काम धंधा भी कुछ करेंगे, तो प्रोफेशन हो गया। और इसी में एक कहानी और आगे लग जाती है कि जब रह रहे हैं ये, तो खरीदने का भी घर, जहां वो जिस जगह को वो रह रहे हैं वहां पे देना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर था लेकिन उसको हटा दिया गया है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो यहाँ पर आप क्लैड से याद रख सकते हो। क्लैड मतलब समझते हो क्या होता है, क्लैडिंग समझते हो, कपड़ा पहनना, क्लैड बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो यहां पर क्या है, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, सी, सी से कन्विक्शन, एल से लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन, ए डी, क्लैड। और 21 से याद रखना, एजुकेशन। ठीक है, ये लाइन से आपको चीजें याद होगी और ये होनी चाहिए, बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये सोच रहे हो ना कि अंदर का याद कर लेंगे, क्या जरूरी है, रटना नहीं पड़ता, अरे रटना पड़ता है। इसको बहुत ज्यादा ये नहीं करना है, मतलब कि हल्ला नहीं, हाय तौबा नहीं मचाना, रटना पड़ेगा। जैसे एसएसटी रटते थे ना बचपन में, वैसे ही रटना है। और रटना तो है यार, ये झूठ हो जाएगा अगर मैं बोल दूंगा कि रटना नहीं पड़ेगा, ऊपर ऊपर से सब हो जाएगा। डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऊपर ऊपर से हो रहा होता ना, ऊपर ऊपर से तो यार सिपाही का पोस्ट नहीं निकलता, मेहनत लगती है उसमें बहुत ज्यादा। तो यहाँ तो एसडीएम बनने वाले हो, तो चीजें तो वैसी होगी। तो ध्यान रखना यहाँ पर अरेस्ट एंड डिटेंशन। अभी ये मत देखो कि क्या होता है, बस इतना, ये सब देखेंगे। तो यहाँ पर अभी बस याद करने पर फोकस करो। यहाँ पर क्या है, कन्विक्शन। क्योंकि अभी याद करने के लिए फोकस करोगे तो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, याद करने में दिक्कत आएगी। लेकिन जब कोशिश किए रहोगे ना, तो जब इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे होगे आगे, तो वो चीजें रिलेट कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ याद करो, इसलिए बोल रहा हूँ याद करो। ये मत समझ लेना कि ऐसे ही कुछ, नहीं नहीं, बिल्कुल इस पर फोकस करो। कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस हो गया सी से। उसका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ की बात यहाँ पर हो रही है ना। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन 21 से याद रखना। अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात हो रही है 22 की, 21-22 की बात यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर जब आपने इमरजेंसी वाला देखा था, जब आपने समवेयर हियर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, आपने यहाँ पर इमरजेंसी वाला देखा होगा, तो इमरजेंसी वाले में देखो 20 और 21 की बात हो रही है ना। आपका यहाँ पर 20 की अगर हम बात करें तो क्या है, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको, अगर आपने लॉ के नजरों में कुछ गलत नहीं किया है, आपको सजा नहीं हो सकती। उन एक्ट्रेस ने लॉ के नजर में कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी इमरजेंसी थी, इमरजेंसी होने की वजह से उनको डाल दिया गया जेल में, समझे। वो सारी बातें हैं यहाँ पर। और 21 का क्या है, होना चाहिए लिबर्टी, पर्सनल लाइफ, राइट टू लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से याद रखना। एजुकेशन का तो समझते हो। उसके बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन की, ऐसे कोई भी आपको अरेस्ट नहीं कर देगा। ठीक है, ऐसे जब तक प्रूवन, अंटिल आप वो नहीं होगे, तब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये मत कहना प्रिवेंटिव भी कुछ होता है, तो वो बाद में अभी देखेंगे, है ना। अभी ऊपर ऊपर से देखो चीजों को। उसके बाद क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन में दो ही चीज होगी। एक्सप्लॉयटेशन किसका हो सकता है, एक तो जो स्टेटा में सबसे नीचे हो, स्टेटा में सबसे नीचे हो, शूद्र, लोअर कास्ट, SC ST। लेकिन संविधान तो मानता ही नहीं है जाति को, तो इसलिए उसने क्या लिख दिया है कि ह्यूमन बींग्स और फोर्स्ड लेबर नहीं। कोई ब्राह्मण फोर्स्ड लेबर हो सकता है क्या? कभी भी आपने सीवेज साफ करने वाले लोगों को देखा होगा, जो नाला गटर साफ करते हैं, नाली साफ करते हैं, कोई ब्राह्मण घुस के साफ नहीं करता होगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा, अब मैं यहाँ पर कास्टिज्म नहीं बता रहा हूँ, कास्टिज्म के साथ मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। स्लम में जाओगे, मुंबई के धारावी में अगर आप जाओगे, तो मुंबई के धारावी में आपको क्या वहां के टॉप क्लास के लोग मिलेंगे? नहीं मिलते, फैक्ट है। और दूसरा कौन है वल्नरेबल? चिल्ड्रन। फोर्स्ड लेबर में विमेन मेन दोनों आ गए, और एक चिल्ड्रन। तो सबसे पहले क्या हुआ, फोर्स्ड लेबर की बात हुई, उसके बाद चिल्ड्रन की बात हुई, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पर आया, 25, 26, 27, 28। ये क्या है, कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात यहाँ पर हो रही है। फ्रीडम, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन की बात यहाँ पर हो रही है। ध्यान रखना यहाँ पर ये तीनों याद रखना,
क्योंकि कहीं तो ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है, शायद सीएपीएफ में मैंने देखा है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वाले में देखा है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस दिया हुआ था एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस ओनली लिख दिया था। ओनली जहां लिख देगा गलत हो जाएगा। और ये समझ में नहीं आया था तब, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। वो तो देख लिया प्रोफेशन है, कंसाइंस है, प्रैक्टिस है, ओ मार दिया, गलत हो गया था। तो ध्यान रखना। उसके बाद मैनेजमेंट की बात होती है रिलीजन की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टैक्सेस की बात होती है कि आप जजिया नहीं लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगा सकते हो। दूसरा क्या होता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात होती है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, मातृ से आप याद कर सकते हो, MATRI, मैत्रेय बुद्धा का नाम है, फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय। उसी तरीके से मैत्रेय बुद्धा रिलीजन, उसी तरीके से मैत्रेय रिलीजन। ठीक है, तो कंसाइंस प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऐसे याद रख लो। बाकी इतना याद रखना कि 25 से स्टार्ट हो जाता है। और बाकी जो है उसमें आप ऐसे याद रख सकते हो, मैनेजमेंट आप याद रख सकते हो, MA से मैनेजमेंट आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, टैक्सेस से आप ये याद रख सकते हो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से आप RI याद रख सकते हो। यहाँ है ना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो ये यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हो। याद रखना है, याद ही रखना है, और कुछ नहीं है, बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। PCS और UPSC, यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू। हाँ, उसके बाद जो चीजें होती हैं वो एक लेवल पर आओगे तब करोगे, है ना। वो लोग अपने आप कर लेते हैं, जो 2-3 मेंस लिखे रहते हैं ना, वो अपने आप ही कर लेते हैं, ये जरूरत नहीं पड़ती उनको किसी और की। लेकिन आप एग्जाम दे रहे हो, फेल हो रहे हो, 60 नंबर 70 नंबर पे रुक रहे हो, तो इशू है फिर। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिली, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, तो आपको आपके भाषा को बचाने का, स्क्रिप्ट को बचाने का, कल्चर को बचाने की बात यहाँ पर की गई है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना। एक तो भाषा को बचाओ, दूसरा उसके इंस्टीट्यूट को बचाओ, भाषा और इंस्टीट्यूट को बचा। उसके बाद क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये याद रखना, हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जाने की ये बात करता है फंडामेंटल राइट के थ्रू। ये एक फंडामेंटल राइट है और कहता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन आपने किया है तो हम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद अभी हमने पहले पॉइंट में देखा था कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि बस और बस सिटीजन को अवेलेबल है, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिटीजन और फॉरेनर या एलियन दोनों को, मतलब वो अवेलेबल है। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है सर, तो एक्सेप्शंस ये है कि एनिमी एलियंस को नहीं है, एनिमी एलियंस जैसे पाकिस्तान नहीं है उनको, समझ रहे हो। तो या जिसके साथ आप वॉर में गए हो, ये ऐसा नहीं है कि फिक्स होता है, सरकार कभी भी लिस्ट में डालती है, सरकार कभी भी लिस्ट में हटा देती है, बेस्ड ऑन द रिलेशन दैट दे आर इनकरिंग विद दोज पर्टिकुलर कंट्रीज, दैट्स इट। तो यहाँ पर क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये छोड़ो, अभी मैंने ये सब पढ़ लिया है, ये फंडामेंटल राइट अभी हमने यहाँ पर देख लिया है ना, तो मैं फंडामेंटल राइट को नहीं पढ़ूंगा, बस मैं आर्टिकल को पढ़ूंगा। तो ऐसे ध्यान रखना कि ये वाला जो है, ये पर्टिकुलर जो चीज है कि जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, याद रखना वो कम है। यहाँ पर लोग भी कम है, यहाँ पर बस सिटीजन है। यहाँ पर सिटीजन प्लस फॉरेनर्स हैं, तो यहाँ पर लोग भी ज्यादा हैं, फंडामेंटल राइट्स भी ज्यादा हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोग भी कम है, तो फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ पर कम है। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर क्या है, अगर इसमें हमको देखना है तो 15, 16, 19, 29, 30, है ना। हमें क्या याद रखना, 15, 16, 19, 29, 30, ये किसका है, तो ये इनका है। बाकी जो बच गया इनका है, ये याद थोड़ा ना रखना है हमें, ये याद हमें नहीं रखना है। ठीक है, अब बोलोगे कि आर्टिकल 17 नहीं है सर, कहीं नहीं है वो आर्टिकल 17, कहीं नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम बताएंगे, थोड़ा सा सबर करो। कुछ आर्टिकल्स हैं जो नहीं है इसमें, दोनों में नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से आएगा, क्वेश्चन यहां से आएगा, आर्टिकल 17 वो लोग नहीं देंगे, चांसेस आर लेस। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 12 पे। यहाँ हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था ना भाई कि ये 12 से 35 तक होता है, पार्ट 3 में 12 से 35 तक होता है ये। ठीक है, और तो हम लोग शुरू करते हैं 12 से, और 12 के बाद डायरेक्ट, 12 के बाद धीरे 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 करके हम लोग 15 तक जाने की कोशिश करेंगे।
तो आर्टिकल 12 के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो आर्टिकल 12 क्या है, तो ये स्टेट के बारे में बताता है। और स्टेट का क्या मतलब होता है, तो आप ये समझ लो कि कोई भी ऐसी एंटिटी जो स्टेट के लिए काम कर रही हो, है ना, वो स्टेट होती है। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट हो गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सब कुछ, ठीक है, सारी जो चीजें हैं सब कुछ स्टेट में आता है, सब कुछ स्टेट में आता है। ओएनजीसी हो गया आपका, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, पुलिस तो खैर आएगी ही, उसके बाद नवरत्न, महारत्न, जो भी, नवरत्न तेल नहीं समझना। तो ये जो है, ये सब कुछ आपके स्टेट में आता है। ये बहुत ही वाइडर कॉनोटेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी एजेंसी जो स्टेट के लिए काम कर रही है वो आर्टिकल 12 में आ जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और मैं आशा करता हूं कि आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है, आप यहाँ रिवीजन करने के लिए आए हो, या आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ छूट गया है मेरे से, तो वो चीज यहाँ पर आप कवर करने के लिए आए हो। तो स्टेट के लिए काम करने का क्या मतलब है, कि आपने गैमन के बारे में सुना होगा, गैमन इंडिया। नहीं भी सुना है तो गैमन इंडिया क्या है, या गैमन इंडिया छोड़ो, एलएनटी के बारे में आपने सुना होगा। राम मंदिर के टाइम पर उसका बहुत बड़ा नाम आया था, एलएनटी का नाम जब वो वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बन रही थी तब भी एलएनटी का नाम आया था, बाद में हटा करके ठीक है टाटा को दे दिया गया। तो ये एलएनटी क्या है, ये एलएनटी एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है। लेकिन एलएनटी, ठीक है, जब किसी प्राइवेट, अंबानी जी का काम कर रही है तो वो स्टेट नहीं है। अगर एलएनटी को बोला गया कि अंबानी जी के घर को रेनोवेट करो तो वो स्टेट नहीं है। लेकिन जब एलएनटी राम मंदिर बना रही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना रही है, ठीक है, वो जो भी बना रही है, तब वो स्टेट है। मतलब अगर सरकार के लिए कोई प्राइवेट कंपनी जब काम करेगी तब वो स्टेट कहलाएगी। इस बात को ध्यान से समझना। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, आर्टिकल 13 के बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो आर्टिकल 13 क्या है, ठीक है, तो आर्टिकल 13 ये है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में हो, ठीक है, वो दैट शुड बी वॉइड, है ना, वो उसको वॉइड, वो नल एंड वॉइड होगा। मतलब जैसे मान के चलो कि हमें फंडामेंटल राइट बोलता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई ऐसा नियम पास कर दिया कि, मान के चलो कि क्या पास कर दिया, हाँ, कि राम मंदिर में शूद्र नहीं जाएंगे, है ना। आपने सुना होगा कि एक बार रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट हुआ करते थे, एक मंदिर में चले गए तो उनके मंदिर के, जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले पुजारियों ने मंदिर ही धुल डाला। हाँ, ये केस हुआ था। तो खैर केस रफा दफा हो गया, क्योंकि पुजारियों ने बोला कि धोने का टाइम ही था मंदिर का। इट हैज नथिंग टू डू विथ रामनाथ कोविंद विजिट एंड ऑल। तो वो तो ये सारी अजीब अजीब चीजें होती रहती है। तो खैर, तो ये जो चीजें हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि सरकार किसी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई चीज बना देती है, तो आर्टिकल 13 कहता है भाई वो नल एंड वॉइड है, ठीक है, वो नल एंड वॉइड है। अब जो द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13, ठीक है, तो वो जो लॉ होता है वो किसको किसको इंक्लूड करता है, तो परमानेंट लॉज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पहला तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, ऑर्डिनेंसेस की बात यहाँ पर होती है, जो प्रेसिडेंट, लगभग लगभग सारी चीजें आ जाती है। खैर देख लो यहाँ पर, स्टेचुटरी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दिया गया ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, सब इसमें आएगा। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स के द्वारा भी वो जो चीज दी गई है, कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, जिसके पास लॉ का फोर्स है, तो वो भी सारी चीजें यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर सब कुछ मान के चलो, कुछ भी, कोई भी चीज यहाँ पर जिसके पास बैकिंग है ना, वो लॉ के अंदर आ जाएगी। ये सारी बातें हो गई थी। ये भी बोला गया था कि जो आर्टिकल 13 है, ठीक है, वो लॉ की बात करता है ना। अभी हमने देखा ना कि वो लॉ की बात करता है। तो क्या आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वॉइड कर सकता है क्या? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो लॉ नहीं है। जैसे मान के चलो आपको बोला गया है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, और सरकार एक नया रूल पास कर दे कि जितने काले लोग हैं, ठीक है, वो वो क्या करेंगे, इस मंदिर को छुएंगे भी नहीं। अब ये तो रूल पास हो गया। अब आर्टिकल 13 क्या बोलेगा, आर्टिकल 13 क्या बोलेगा कि भाई ये तो गलत है, क्योंकि अनटचेबिलिटी वाली बात है, डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, इस नियम कानून को हटाओ सरकार। ठीक है, तो इसको तो नल, आर्टिकल 13 नल एंड वॉइड कर देगा। लेकिन सरकार का दिमाग चमकेगा और सरकार कहेगी कि हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 17 ही हटा देते हैं, आर्टिकल वही हटा देते हैं। ठीक ठीक है, तो अगर आर्टिकल 17 हटा रहे हैं, आर्टिकल वो हटा रहे हैं, तब क्या होगा, तब क्या मान्य होगी चीजें? क्योंकि लॉ को आप कह सकते हो नल एंड वॉइड है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन जब हम यही आर्टिकल्स हटा दें संविधान से, तो आप इसको आर्टिकल 13 के अंदर मानोगे क्या? तो भाई मानेंगे। ये केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हटा रही है, चेंज कर रही है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के को चेंज कर रही है, तो उसको नल एंड वॉइड
कहा जाएगा और वो नल एंड वॉइड कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 14 की बात यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि स्टेट को, है ना, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। और यहाँ पर जो पर्सन है, ध्यान रखना, राइट टू इक्वालिटी सब पढ़ते होंगे, इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर पर्सन की बात की गई है। अब ये पर्सन कौन है, तो ये लीगल पर्सन भी इसमें इंक्लूड होता है। लीगल पर्सन कहने का क्या मतलब है कि कोई रजिस्टर्ड सोसाइटीज हो गई, कोई एनजीओ हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब इसमें आते हैं। समझ रहे हो ना बात को, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी, वो छोटी छोटी चीजें, वो जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी आएंगे, क्योंकि पर्सन उसको इंक्लूड करता है। उसके बाद जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये वो ब्रिटिश ओरिजिन का है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ये आने वाले क्वेश्चन में आपको, अब जो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब क्या हुआ, एक लॉ बना। लॉ बना, क्या बना लॉ, लॉ ये कह रहा है कि भाई जीव की हत्या गलत है, किलिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रॉन्ग, है ना, किलिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रॉन्ग, ये है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इसका मतलब ये होगा कि जो कानून ने कह दिया किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं मारना है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, मच्छर हो, हाथी हो, गाय हो, बकरी हो, मुर्गी हो, उन सब को मारना गलत है, उन सब पनिशेबल ऑफेंस है। ये क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कुछ नहीं है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है। अ, ये जब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात यहां पर हो रही है, तो इसके तीन पार्ट हैं, उस पर भी आएंगे। ठीक है, उस पर भी हम लोग आएंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है। और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, या रूल ऑफ लॉ, उसको, जिसको हम लोग रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। अब उसमें क्या होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, उसमें क्या होगा कि आपने क्या किया है कि यहां पर किलिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म गलत है, गलत तो है ही वो, ठीक है, सरकार क्या करेगी, इन सबको इक्वल प्रोटेक्शन दे देगी, ये उससे डिटरमाइन होता है। बहुत ही थिन लाइन है, इसका प्रोटेक्शन उससे डिटरमाइन होगा, ये करना गलत है, ये इससे डिटरमाइन हो रहा है। दो चीजें हो रही है ना, एक तो आप, एक तो आपको रोका जा रहा है कि भाई ये गलत है, दूसरा उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप समझ रहे हो बात को, यहां पर दो चीजें हो रही है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, छोड़ना नहीं, है ना, छोड़ना नहीं, टाइम दे रहे हो अपना, बहुत प्रीशियस है वो। यहाँ तक अगर दे रहे हो तो वीडियो हो गई 20-25 मिनट की, तो यहाँ पर अगर दे रहे हो टाइम तो बात को समझने की कोशिश करना। क्या है यहाँ पर, चीजें क्या बता रहे हैं, क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। दो चीजें हो रही है, नंबर वन क्या हो रहा है कि आपको डिनाई किया जा रहा है कि यू कांट किल एनीबडी। दूसरा क्या हो रहा है, जो सब्जेक्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब आपको नहीं लग रहा ये डिनायल फिर से नेगेटिव टाइप की चीजें हैं, जो हमने पहले स्लाइड में, पहले पेज में लक्ष्मीकांत के देखा था फंडामेंटल राइट के, मैंने बताया था ना कि नहीं करना है नेगेटिव होगा, एसोसिएशन बनाना पॉजिटिव होगा, तो नहीं करना ये नेगेटिव है, प्रोटेक्ट करना तो पॉजिटिव है ना, प्रोटेक्ट करना तो यहाँ पर पॉजिटिव है। अब बस आप इतना ध्यान में रखो, अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यहाँ पर बस आप इतना ध्यान रखना कि ये जो आपको सरकार बोल रही है कि नहीं करना, तो इसमें दो एस्पेक्ट छुपा हुआ है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट छुपा हुआ है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट छुपा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है देखो, ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, प्रोटेक्ट कर रही है, सबको बराबर बना रही है कि अगर तुम इंसान की हत्या करते हो तो दैट इज इक्वल टू हत्या ऑफ मुर्गी, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक इक्वालिटी बिफोर लॉ है और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन का है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किसका है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है। पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो ये वाला जो बात करेगा वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करेगा, मतलब इस नेगेटिव डिनाइल की बात करेगा। तो ये क्या करता है, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, आप इंसान हो फिर भी यू आर इक्वल टू अ मुर्गी, है ना, क्यों, स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया आपको, अब नहीं दिया तो नेगेटिव हो गया, किसी के लिए भी नहीं। अब पर्सन तो आप समझ रहे हो ना, ये पर्सन, ये लीगल, स्टेचुटरी, कॉर्पोरेट, ये हर तरह की कंपनी की बात यहां पर करता है। दूसरा, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पीपल टू द ऑर्डिनरी लॉज,
ऑफ द लैंड। ठीक है, सब्जेक्शन, इक्वल सब्जेक्शन, बात को समझो, इक्वल सब्जेक्शन, कि जिस तरीके से आपको कानून देख रहा है उसी तरीके से किसी महिला को कानून देखेगा, उसी तरीके से किसी मुर्गे को कानून देखेगा, उसी तरीके से किसी मुर्गी को कानून देखेगा। इक्वल सब्जेक्शन है, समझ रहे हो। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है यहां पर। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि न न न न न न न वाली बात हो रही, और यहां पर ना 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 करते हाँ नहीं होती, तो यहां पर ये ना ही रह जाएगा और ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद समझ रहे हो ना। और ये एज इट इज रट लेना इसको। पहला एब्सेंस को रटना, ठीक है, कि कोई प्रिविलेज का एब्सेंस होता है। दूसरा सब्जेक्शन को रटना। तीसरा नो वन इज अबव द लॉ को रटना, एज इट इज रटना इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन अगर आर्टिकल 14 से आएगा तो यहां से आए पूछेगा वो, और पूछा भी है। अगला वीडियो जो क्वेश्चन पर जाएगा फंडामेंटल राइट डीपीएसपी का, उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा है भाई? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रोटेक्शन कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो रहा है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। ट्रीटमेंट की इक्वालिटी होगी। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि ये दीवार है, ठीक है, यहां पर क्या है, एक ऐसा बॉक्स है, यहां पर एक ऐसा बॉक्स है, ऐसा बॉक्स है। सब इस दीवार के बाहर देखना होगा तो एक लंबा आदमी जो कि इतना लंबा है उसको सबसे ऊपर बिठा दिया, इसको यहां कर दिया, छोटे बच्चे को सबसे नीचे कर दिया। यही इस छोटे बच्चे को यहां पर डाल दो, ठीक है, इसको यहीं रहने दो, इसको यहां से निकाल दो, तो सबका फायदा होगा। लेकिन क्या यहां पर इक्वालिटी आपको दिख रही है? अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी दिख रही है? अपॉर्चुनिटी में एक को दो बक्सा मिला, एक को एक मिला, एक को एक भी नहीं मिला, है ना। लेकिन ये जस्टिफाइड है, यही कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। रिजर्वेशन एक एग्जांपल है ना। तो यहां पर क्या होगा कि इक्वल सर्कमस्टेंसेस में आपको इक्वल ट्रीट करना है। आप समझ लो यहां पर क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट की बात तो ये कर ही रहा है, लेकिन ये साथ में कंडीशन दे रहा है कि सर्कमस्टेंसेस भी इक्वल होने चाहिए। मतलब इसीलिए इस देश में गाय को मारने पर जो प्रावधान है वो मुर्गे को मारने पर नहीं है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस इक्वल नहीं है। गाय का सर्कमस्टेंसेस एक पायस एनिमल का है, मुर्गी का नहीं है। आप एक ह्यूमन कैपिटल हो, मुर्गा मुर्गी नहीं है। भारत में दोनों है, समझ रहे हो। यहां पर क्या बोल रहा है कि सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ करो, ठीक है, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ करो, लेकिन उसी के साथ सिमिलर एप्लीकेशन करो जो सिमिलर सिचुएटेड है, जो सिमिलर है। इस पर भी मैं क्वेश्चन में मेरे को समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, ये काफी कंफ्यूजिंग है। उसके बाद क्या है, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब जो अलाइक, मतलब यहां पर ये मत समझ लेना कि लाइक के आगे अ लग गया तो डिफरेंट इसका मतलब नहीं। जो एक जैसा है उसको एक जैसा ट्रीट करो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज इट। तो यहाँ पर पहला बोल दिया गया है नेगेटिव है, जो दूसरा है पॉजिटिव है। बात को समझने की कोशिश करना, रिवीजन सेशन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लेकर के चल रहा हूँ। आपको जुड़ना है तो आप हमसे ऐप में जुड़ सकते हैं, तो कमेंट कीजिए एटलीस्ट वीडियो में, तो हम समझ जाएंगे कहना क्या चाह रहे हो। यहाँ पे ये सारी बातें हो गई। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह चुका है कि जहां पर अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई जनरल बंदा है उसका कट ऑफ 97, कोई SC ST है उसका कट ऑफ 77, यहाँ पर आर्टिकल 14 नहीं लगा दोगे, इक्वालिटी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। क्यों? क्योंकि जनरल जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज्ड है। ऐसा कहना मेरा गलत होगा, क्योंकि आज तक तो रिजर्वेशन पर बहुत ज्यादा, अभी पूजा खेटकर का न्यूज चल रहा है, तो वो तो खैर उसने खुद से पेपर भी नहीं लिखा था, किसी और से लिखवाया था, बिकॉज जो डिसेबिलिटी थी वो ब्लाइंड वाली थी, तो उनको स्क्राइब वो मिलते हैं लिखने के लिए, जो लोग नहीं देख पाते हैं, तो देवर अलॉटेड सम अदर पीपल, है ना, टू राइट देयर पेपर, तो उन्होंने किसी और को वो कर दिया था। और ये प्रूव नहीं हो पाया है अभी तक कि वो उनको सच में वो दिक्कत थी कि नहीं थी, फर्जी माना जा रहा है इस चीज को। बेसिकली इस पर भी एक शॉर्ट वीडियो है, पता नहीं क्या है, तो वो शॉर्ट वीडियो है, उसको जाकर के देख लेना। पता नहीं इनका क्या है सीन है अभी, मतलब मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा और मैं कोई होता भी नहीं करने वाला, बस जो न्यूज में चल रहा है वही बता रहा हूँ। अब उसके बाद क्या है, ये जो फॉर्मर है नेगेटिव ये सब हो गया, आर्टिकल 14 वाली बात यहाँ पर होगी। अब रूल ऑफ लॉ को देखते हैं। अब ये जो रूल ऑफ लॉ है ना, ठीक है, ये एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है। और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ अभी हमने देखा, हमने अभी क्या क्या देखा, एक तो हमने देखा आपका इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन, कहीं कहाँ देखा था, हाँ, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ देखा, एक तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखा। तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, वो क्या रूल ऑफ लॉ का एक पार्ट है ना।
वो किसका एक पार्ट है? तो वो रूल ऑफ लॉ का एक पार्ट है। यहाँ पर इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना, वो किसका पार्ट है? वो रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। अब ये जो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एलिमेंट है उसका, एवी डाइसी के द्वारा इसको फाउंड आउट किया गया था। इस चीज को पढ़ लेना, लेकिन हमेशा ध्यान रखना एवी डाइसी का ये तीसरा वाला हिस्सा भारत में नहीं आता, बाकी ये दोनों हिस्सा लगता है भारत में। एवीडाईसी का ये दोनों हिस्सा भारत इंप्लीमेंट करता है, यहाँ इसको इंप्लीमेंट नहीं करता। ये तीनों हिस्से को यूके की गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। क्योंकि भारत में क्या होता है, जो सोर्स ऑफ पावर है, हमने जब प्रियम्बल देखा था तब भी हमने ये बात की थी कि सोर्स ऑफ पावर कौन है हमारा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देख लो, इसको पढ़ लो। द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द रिजल्ट ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान क्या है? संविधान, सोर्स ऑफ पावर तो आदमी है भारत में, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, पीपल। उसको बचाता कौन है? उसको सोर्स ऑफ, वो क्या है? संविधान। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? उसका उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहां पर देखना होगा। अब यहां पर क्या है, इन इंडियन सिस्टम, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल राइट्स है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल राइट्स का सोर्स है, ना कि वो प्रोटेक्टरेट है पीपल के राइट्स का। ना कि यहां पर जो लिखा हुआ है कि ये एक तरीके का रिजल्ट है, ये रिजल्ट नहीं है। क्योंकि भारत का संविधान दूसरे तरीके से बना, ब्रिटिश का, यूके का संविधान लिखा हुआ नहीं है ना। वो क्या है, उनके जुडिशरी की जजमेंट पास हुई है, उसी को कंपाइल करके एक संविधान बना दिया, वो एक लॉ बुक है। इसलिए यहाँ रिजल्ट बोला गया है, उनके जजमेंट से ही वो बना दिया गया, जाके चेक कर लेना। तो ये सारी जो चीजें, अब भारत में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए ये वाला जो तीसरा वाला जो है भारत के साथ एप्लीकेबल नहीं है। एक्सेप्शंस क्या क्या है इक्वालिटी के? तो भाई आर्टिकल 361 है, देख लेना। सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसके किसके ऊपर? गवर्नर के ऊपर। हालांकि अभी तो एक केस आया हुआ है ना, चंद्रचूड़ जी ने एक केस दिया है कि भाई अगर आप घूस लेते हो और पार्लियामेंट में कुछ मतलब वोट या पार्टी उटी का इधर उधर कर देते हो, हम लोग अभी लेकर के आएंगे वीडियो, उसका भी हम लोग लेकर के आएंगे, तो करंट अफेयर का भी बीपीएससी के लिए, तो उसमें भी हम लोग ये बताएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें की गई है, उसको अब इनवैलिड कर दिया गया है। पहले क्या होता था, प्रोटेक्शन होता था। अब देखोगे 105 में, यहाँ शायद पता नहीं यहाँ दिया हुआ है कि नहीं, 100, हाँ 105 दिया हुआ है। 105 में ये प्रोटेक्शन है, 194 में स्टेट के लिए प्रोटेक्शन है। उसको रिवर्स कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को, ये हम लोग उस वीडियो में देख लेंगे। और उसके बाद देखो क्या है, 361 की बात है, गवर्नर की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है वो आंसरेबल नहीं होते किसी भी कोर्ट में, और कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके लिए नहीं चलाई जा सकती, कोई अरेस्ट एंड डिटेंशन नहीं हो सकता। देख लेना इसको थोड़ा सा डिटेल में, रिविजन वीडियो है इसलिए बढ़ा रहा हूँ इसको। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर पब्लिकेशन वाली बात है कि पब्लिकेशन ऑफ पेपर, टेबल, टीवी, रेडियो, इन सब में अगर आप ऐसा कुछ कर देते हो, ठीक है, जो कि ट्रू रिपोर्टिंग है हाउस के प्रोसीडिंग का, तो उसमें भी आपको कोई, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। 361 में लिखा हुआ है। 105 आप समझ ही गए हो क्या है, कि कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी करने का अधिकार है। ये सेंटर के लिए है, ये स्टेट के लिए है। उसके बाद एक्सेप्शंस और क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 31C, सी के बाद क्या आता है डी, तो 31C किससे डील करेगा? डीपीएसपी से, है ना। ये किससे डील करेगा? तो डीपीएसपी से। तो यहाँ पर क्या है कि जो डीपीएसपी है, ये क्या कहता है, ये किस क्लॉज में है? बी और सी में है। ये किस क्लॉज में है? ये बी और सी में है। किसमें? तो आर्टिकल 39 के। इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि भाई आर्टिकल 14 को, ये 14 का ये वायलेशन कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर 31C में डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए आप कुछ भी करते हो, हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, डीपीएसपी में मान लो एक प्रोविजन है गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाने के लिए आप अंबानी जी से पैसा लेकर के बांट देते हो, तो उसको 14 में हम लोग नहीं काउंट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जहां पर आर्टिकल 31C आता है वहीं से आर्टिकल 14 भाग जाता है। यहाँ से ध्यान रखना। और दूसरा डिप्लोमेट के ऊपर नहीं है और यूएनओ के एजेंसीज के ऊपर नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो, डिस्क्रिमिनेशन कहने का क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब है कि आप हो, आपके साथ आपका दोस्त है, आप किसी तीसरे दोस्त के घर पे गए। अब क्या हो रहा है कि जो आपका दोस्त है उसको तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, आपको सोफा की जगह जमीन पे बिठा करके एक प्लास्टिक वाले ग्लास में पानी पूछा जा रहा है, उसके लिए ट्रे आ रही है, सोफे पे बैठा हुआ है, ग्लास मतलब वो कांच वाला ग्लास में पानी आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, आपको क्या पानी, नींबू पानी दे दिया। और आपने जब बोला कि भाई मेरे को भी तो उसमें नींबू निचोड़ दिया, बचा हुआ नींबू। तो ये क्या हो रहा है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। भारत का संविधान कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो किस ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए? तो रिलीजन, ये
मुंह पे होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इस तरीके से आपके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके अलावा अगर आप किसी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हो, सरकार करती है या लोग करते हैं, तो हो सकता है। आप रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, रेस के बेसिस पर नहीं कर सकते हो, कास्ट के बेसिस पर नहीं कर सकते हो, सेक्स के बेसिस पर नहीं कर सकते हो, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। यहां पर ओनली वर्ड लगा हुआ है। इसके अलावा आपको जो मनाता है, जिस बेसिस पर आता है, आप कर सकते हो। इसके अलावा कोई बेसिस बचती नहीं है जनरल। तो यहां पर ये हुआ। इसके दो प्रोविजन है। ये वाला जो प्रोविजन है, ये गवर्नमेंट से रिलीफ दिलाता है। गवर्नमेंट कुछ इधर उधर की बातें नहीं कर सकती है। लेकिन ये एक दूसरा प्रोविजन है, सेकंड प्रोविजन है आर्टिकल 15 का, जो कहता है जो आपको आपके सोसाइटी में जो पब्लिक है उससे रिलीफ दिलवाता है, उससे रिलीफ दिलवाता है। और कहता है कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा दुकान पे जाने से, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस, मतलब ऐसा नहीं बोल दिया जाएगा कि भाई ये तो लोअर जाति का है तो इसको हटाओ यहाँ से, ऐसा नहीं किया जाएगा। कोई पब्लिक चीजें हो जाएंगी, पार्क वार्क, बाथिंग, घाट्स, रोड, पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, ये सब जो कि स्टेट फंड से क्रिएटेड है, उस पे भी आपको रोका नहीं जा सकता है अनटिल अनलेस सरकार कोई लॉ बना करके ना लेकर के आ जाए। और वो भी सरकार लॉ भी बनाएगी तो आर्टिकल 14 को, 15 को, 16 को, 17 को, 18 को, फंडामेंटल राइट को ध्यान में रख करके बनाएगी। इस बात को समझने की कोशिश करना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद इस बात को ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है एक। और एक्सेप्शन क्या है भाई? तो एक्सेप्शन वही वाला है जो मैंने दिखाया था आपको। और यहाँ पर ये क्या होता है कि ये वाला जो प्रोविजन है वो स्टेट की बात करता है। ये वाला प्रोविजन स्टेट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात करता है। दुकान थोड़ी ना होगा, दुकान नहीं होगा ना किसी सरकार का। सरकार ने किराना का दुकान खोल लिया, नहीं होगा ना बीजेपी जनरल स्टोर, ऐसा नहीं होता। तो वो सारी बातें यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी चार एक्सेप्शंस की बात कर ली है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की। तो स्टेट क्या कर सकता है, कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। जैसे आप देखते होगे मेट्रो में लेडीज डिब्बा, दिल्ली के मेट्रो में, है ना, लेडीज डिब्बा वो है। उसके बाद क्या है कि जो स्टेट है वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है किसी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जैसे आप रिजर्वेशन देखते होगे, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरे में आपको दिखेगा कि यहाँ पर किसी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशली यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो करने के लिए भी सरकार कर सकती है। आप इसमें भी नहीं, ये 2014-15 की बात है, जेएनयू में कट ऑफ जाता था 1 नंबर 2 नंबर एससी एसटी का, क्योंकि सीट बची रहती थी। जनरल का 70 जाता था। चेक करना एक बार, खास करके सोशियोलॉजी और पबैड पबैड या पीएसआईआर में किसी में एक में जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर द स्टेट इज एम्पावर टू मेक एन ईडब्ल्यूएस के लिए, ये अभी जो बना है उसके बारे में, ये ईडब्ल्यूएस वाला आप देखते होंगे ना, रिजर्वेशन जो बना है, उसके बारे में ये बोलता है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बेसिकली ये इस टेबल को भी देखेंगे। क्या रिजर्वेशन बना है 26-27% का, इसको आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। हर एक पॉइंट यहाँ पर डील करना रिवीजन क्लास में वो मेरे लिए मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाला भी जो कोटा है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। और अब हम लोग आर्टिकल 16 पर आएंगे। 14 देख लिया, 15 देख लिया, अब 15 के पहले ये टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये टेबल क्या कहता है, क्या कह रहा है ये टेबल? ये टेबल क्या कह रहा है भाई? ये टेबल कह रहा है कि 15 वाला जो आर्टिकल है वो दो पार्ट, मतलब 15(1), 15(2), हमने जो दो पार्ट वाला देखा था ना, वो दो पार्ट आपको 15(1), 15(2) में दिखेगा विथ एक्सेप्शन। 15(3) क्या है, वुमेन और कल्चर, वुमेन और चिल्ड्रन वाला, एक्सेप्शन वाला। 15(4) क्या है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाला, ठीक है। 15(5) क्या है, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाला, एक्सेप्शन वाला। 15(6) क्या है, तो ईडब्ल्यूएस वाला, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाला ये पॉइंट है कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। बाकी अब इंस्टीट्यूशन वाला भी देखेंगे सेपरेटली, बट यहाँ पर मोटिवेशन जो होना चाहिए वो स्टेट फंडेड उससे होना चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए। अगले वीडियो में हम आर्टिकल 16 से डील करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।